दोस्तों, आज के वीडियो में हम चेतन भगत की बेस्ट सेलिंग मिस्ट्री द गर्ल इन रूम 105 की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले चैप्टर में हमने ज़ारा और केशव के ब्रेकअप के बारे में जाना, लेकिन चैप्टर 3 असल में केशव के उस स्ट्रगल को दिखाता है जो हर वो इंसान महसूस करता है जिसका दिल टूटा। चलिए देखते हैं केशव की बोरिंग लाइफ और उस परफेक्ट मंगेतर रघु की एंट्री को। तो चलिए सुनते हैं कहानी। कम इन द ग्रेट राजपुरोहित सर, चंदन अरोरा ने कहा। उनका मुंह भरा हुआ था, इसलिए आवाज दबी दबी आ रही थी। पूरे कमरे से पान मसाले की बू आ रही थी जो चंदन के मुंह में था। उन्होंने गुटखा चबाते हुए ही एक कुर्सी की ओर इशारा किया। मैं बैठ गया और उनके गुटखा थूकने का इंतजार करने लगा। मैं दीवार पर टंगी तस्वीरों का मुआयना करने लगा। कुछ तस्वीरों में वह अतीत के कामयाब स्टूडेंट के साथ पोज दे रहे थे, साथ ही उनके आईआईटी एडमिशन लेटर्स लगे हुए थे। एक फर्जी और फोटोशॉप किया हुआ फ्रेम सर्टिफिकेट मोटे अक्षरों में कह रहा था, चंदन सर द अल्टीमेट किंग ऑफ जेईई केमिस्ट्री। यह उनके ही एक एक्स स्टूडेंट ने बनाकर दिया था। एक दूसरी तस्वीर में चंदन काला चश्मा चढ़ाए और हाथ बांधे आईआईटी दिल्ली की बहुमंजिला इमारत के टॉप पर खड़े हुए थे। इस तस्वीर का यह मतलब था कि चंदन ने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम को जीत लिया है, जबकि चंदन खुद कभी आईआईटी में जाने के में कामयाब नहीं हो सके थे। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज में केमिस्ट्री प्रोफेसर हुआ करते थे। 10 साल पहले उन्होंने अपने मालवीय नगर वाले घर के गैरेज में जेईई की केमिस्ट्री ट्यूशंस लेना शुरू किया था। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा और उसने चंदन क्लासेस का रूप ले लिया। आज उन्होंने मालवीय नगर में अपने घर की लेन में एक 3 मंजिला इमारत को किराए पर ले रखा है। उनके लिए 15 फुल टाइम फैकल्टी मेंबर काम करते हैं। इनमें से 7 तो आईआईटीएन थे। उन्हें इस बात पर गर्व था। वे बार बार कहते, देखो, ये सच है कि मैंने कभी आईआईटी नहीं किया, लेकिन आईआईटीएन मेरे लिए काम करते हैं। वे स्टूडेंट को, पेरेंट्स को भी यही बोलकर अपनी क्षमताओं के बारे में आश्वस्त करते थे। कभी कभी तो वो मुझे डिस्प्ले के लिए अपनी क्लास से बाहर बुला लेते। इन्हें देखिए, आईआईटी दिल्ली 2013 बैच। आज ये मेरे लिए काम करते हैं। वह मेरे लिए पर जोर देकर कहते। एक बार तो वो यहाँ तक कह गए कि क्या इनको देखकर आपको लगता है कि इनमें कुछ खास है? अगर ये आईआईटी में जा सकते हैं तो आपका बच्चा भी जा सकता है। डस्टबिन में गुटखा थूकने की आवाज से मेरा ध्यान वर्तमान काल में लौट आया। तो राजपुरोहित सर, आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं? नुमाइश का आईआईटीएन होने के अलावा मैं चंदन क्लासेस में गणित भी पढ़ाता था, और आज चंदन अरोरा ने मुझे अपने काम के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। गुड गुड चंदन सर, मैंने एक नकली मुस्कान के साथ कहा। हमने अभी कैलकुलस मॉड्यूल पूरा किया है। उन्होंने एक फाइल मेरी तरफ खिसका दी। राजपुरोहित जी, उन्होंने कहा, यह आपके स्टूडेंट्स का फीडबैक है। इनमें से कुछ का कहना है कि आप उन्हें आईआईटी के लिए कोशिश करने से मना करते हैं। नहीं सर, उन्होंने फाइल बंद कर दी। फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर, शायद ये बात मेरे कमजोर स्टूडेंट्स ने कही होगी, मॉक टेस्ट में फिसड्डी रहने वाले। पेरेंट्स ने धक्का देकर यहाँ भेज दिया, लेकिन साइंस के लिए कोई काबिलियत उनमें नहीं है। मेरे ख्याल से उन्हें आईआईटी के लिए कोशिश करके अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। चंदन मेरी ओर झुके। उनके भारी भरकम शरीर के नीचे उनकी लेदर चेयर चरमराई। राजपुरोहित जी, हमने यहाँ पर कैरियर गाइडेंस सेंटर नहीं खोल रखा है।
लेकिन वो खुद ही कहते हैं कि वे आईआईटी नहीं करना चाहते, उनके पेरेंट्स ने उन्हें यहाँ भेज दिया। तो उनके फैमिली मैटर्स में दखल देने वाले हम कौन होते हैं? हमारा काम है क्लासेस लेना। सर, लेकिन मैंने कहा, लेकिन उन्होंने बीच में ही टोक दिया। और मैं यह भी देख रहा हूं कि आप नए स्टूडेंट्स को लाने में कामयाब नहीं हो सके। सर, मेरा ध्यान क्लासेस लेने में लगा हुआ है, लेकिन आपको मीटिंग भी करनी होगी, मार्केटिंग भी करनी होगी। जब नए विजिटर सेंटर पे आए तो उनसे मिलिए, उन्हें ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कीजिए। आप तो ये सब कभी करते ही नहीं। मुझे इस काम से नफरत थी। मुझे पेरेंट्स से मिलना पसंद नहीं था, खास तौर पर ऐसे बच्चों के पेरेंट्स जो कभी आगे नहीं बढ़ सकते थे। जेईई का एग्जाम का सिलेक्शन रेट 2% से भी कम था, इसलिए आईआईटी के लिए कोशिश करने वालों में से अधिकतर नाकाम रहते थे। लेकिन जाहिर है, जब आप कोचिंग क्लासेस चला रहे होते हैं तो आप ये सब नहीं कहते। आप तो उन्हें सपने बेचते हैं कि उनका बेटा या बेटी आईआईटी में चले जाएंगे। राज पुरोहित जी, सॉरी टू से, लेकिन आपको थोड़ा और गो गेटर होना चाहिए। यकीनन मैं गो गेटर नहीं था। खुदा जाने इस शब्द का मतलब क्या था। मैं कोशिश करूंगा सर, मैंने कहा। मैं मन ही मन कसम खा ली कि मैं अपना रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल दोनों को अपडेट करूंगा। मैं इससे बेहतर जॉब का हकदार था। डैम, मैं तो इससे बेहतर जिंदगी के भी लायक था। क्या हुआ? उस गुटखा चबाऊ एसहोल ने फिर से कुछ कहा? सौरभ ने कहा। हम अपने छोटे से बेडरूम फ्लैट की छोटी सी बैठक में एक छोटी सी बिसात पर बैठे थे। मैंने ब्लेंडर स्प्राइट के 2 बड़े पैक बनाए। न्यू ईयर्स ईव को जो कुछ हुआ था, उसके बाद मैंने सौरभ से वादा किया था कि अब 1 महीने तक शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने वादा निभाया भी। वास्तव में अब तो 1 महीने से भी 1 सप्ताह ऊपर हो चुका था। छोड़ो भी, मैंने उसे ड्रिंक थमाते हुए कहा। कुछ तो बात है, क्योंकि तुमने एक लंबे समय से शराब नहीं पी थी। क्या फिर से उसी कश्मीरी लड़की का चक्कर है? ज़ारा? नहीं, मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। यू श्योर? सौरभ ने कहा। मैंने सिर हिला दिया। वो ऐसा पूछकर गलती नहीं कर रहा था। ज़ारा हमेशा ही मेरे दिमाग में रहती थी। हम डीटीसी पब्लिक बस में साथ साथ जाया करते थे, और जैसे ही मुझे किसी रूट पर वह बस दिखाई देती, मेरी शाम उसके बारे में सोचते हुए कटती। या मैं किसी लड़की को चिकनकारी सलवार कमीज में देखता तो 5 घंटे तक उसकी याद में खोया रहता। ऐसा लगता था कि मेरे दिमाग ने खुद को रीवायर कर लिया था, और उसमें होने वाली तमाम हरकतें मुझे ज़ारा की ओर ही ले जाती थी। मैंने अपनी विस्की के ग्लास में बर्फ देखी तो मुझे कश्मीर की बर्फ याद आ गई, और कश्मीर से ज़ारा की याद आ गई। मैं कॉफी टेबल देखता जो लकड़ी की बनी होती। लकड़ी से पेड़ याद आते, और फिर यह ख्याल आ जाता कि ज़ारा को पेड़ कितने पसंद हैं। मेरा दिमाग मुझे बार बार खींचकर एक ही दिशा में ले जाता था, और इसके बावजूद आज मैं ज़ारा के कारण नहीं पी रहा था। मैंने एक बड़ा घूंट लिया। सौरभ चुप रहा। आदमियों को पता होता है कि कब जांच पड़ताल करनी है और कब नहीं। मैंने पहला गिलास खत्म किया, और फिर हम दोनों के लिए पैक बनाए। मैं तुम्हारा साथ केवल तभी दूंगा जब तुम लिमिट में रहकर पियोगे, सौरभ ने कहा। आज रात मुझे इसकी जरूरत है। यदि तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो जो भी बात है। मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं। ये तो मेरे साथ भी है। कोई नई चीज बताओ। हम हमेशा के लिए चंदन क्लासेस में फंसे नहीं रह सकते। हम आईआईटीएंस हैं, फॉर गॉड सेक। तुम आईआईटीएन हो भाई, मैं तो नागपुर से सिंपल एनआईटी वाला हूँ। ये अभी कुछ कम नहीं होता। हम इस कोचिंग सेंटर में क्यों फंसे हुए हैं? तो चंदन ने कुछ कहा। हाँ, लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है। और क्या? मेरे 2 इंटरव्यू खराब गए। कौन से?
मैंने लिंक्डइन पर ऐड देखकर कुछ कंपनियों में अप्लाई किया था। तुमने बताया नहीं? सॉरी, मैं बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा पहले कुछ हो जाए फिर बताता। 10 में से केवल 2 ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और दोनों ने ही एक ही दिन रिजेक्शन लेटर भी भेजा। कौन? एक तो इन्फोसिस और दूसरी गुड़गांव की एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी फ्लोटेक। मुझे लगा था कि इंटरव्यू अच्छे गए हैं। ब्लडी हेल मैन, उन्होंने मुझे जॉब नहीं दिया। मैंने अपनी ड्रिंक खत्म कर दी। भाड़ में जाने दो, सौरभ ने कुछ देर ठहर कर कहा। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आईआईटी करने के बाद एक कोचिंग सेंटर क्यों ज्वाइन कर लिया। हमारे रिज्यूमे पर ये कोचिंग क्लासेस भी एक धब्बे की तरह होती हैं, जैसे कि यहाँ हम काम करने से हम कॉर्पोरेट के लिए मिसफिट हो गए हों, सौरभ ने कहा। तुमने अपना लिंक्डइन अपडेट किया? अपडेट करने जैसा कुछ है ही नहीं। मैंने अपने फोन पर सौरभ की लिंक्डइन प्रोफाइल देखी। कम से कम एक ठीक ठाक फोटो तो लगा दो। अभी तो तुम इसमें एक चाइल्ड मोलेस्टर लग रहे हो, मैंने कहा। दिखाओ तो, सौरभ ने कहा और फोन ले लिया। और तुम किसी डांस ट्रूप के मेंबर जैसे लग रहे हो। यहाँ फोटो में तुम्हारी इयररिंग्स क्यों नजर आ रही हैं? क्या ऐसा करने से तुम्हें जॉब मिल जाएगा? मैंने फोन वापस ले लिया। ये हमारा राजस्थानी कल्चर है। किसी भी टेक कंपनी को ज्वेलरी पहनने वाला बंदा नहीं चाहिए। मैंने अपना फोन टेबल पर रख दिया। हमारी यही औकात है। हम एक ढंग की प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं लगा सकते। सर, इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि गुटखा खाना शुरू कर दीजिए, चंदन क्लासेस, और अपनी बेकार की जिंदगी का मजा उठाइए। मैंने सौरभ को घूर कर देखा। सॉरी। हाँ, हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। सौरभ ने टीवी चला दिया और न्यूज लगा दी। प्राइम टाइम स्टोरी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में लड़कियों पर पुलिस के लाठी चार्ज वाली खबर थी। लड़कियों की क्या गलती थी? वे इसलिए प्रोटेस्ट कर रही थी क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि उनका यौन शोषण किया जाता रहे। आर दे सीरियस? यह यूपी पुलिस है। शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन कर रही लड़कियों पर लाठी चार्ज? सौरभ ने कहा। जारा भी तो प्रोटेस्ट में शामिल होना पसंद करती थी। मेरे दिमाग में यह विचार कौंधा। मेरा न्यूरल सर्किट फिर से अपना पसंदीदा काम करने लगा था और मेरा मन कई सालों पहले की उस घटना को याद करने लगा जब हमारी एक एक्टिविस्ट डेट हुई थी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि रूम नंबर 105 का राज आप भी जान सकें और चैप्टर 4 में क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए, सुनते रहिए कहानी, जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।